बच्चों, वेलकम टू एक्सेल। में हूँ आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आज इम्यूनिटी की बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा एट द लास्ट मोमेंट तक। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो बच्चों, आज जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के टाइप्स जो है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग एनर्जी एंड लास्ट बात करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इम्यूनिटी की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का जस्ट मतलब होता क्या है, इस चीज को आप समझिए, ठीक है। इम्यूनिटी होती क्या है? ठीक है, इम्यूनिटी होती क्या है बच्चों? देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपने अभी कोरोना के टाइम पर काफी ज्यादा सुना होगा इम्यूनिटी वर्ड। इम्यूनिटी का मतलब होता है क्या? देखिए बच्चों, हम लोग जो है हर दिन, हर वक्त, है ना, हर वक्त किसी ना किसी बीमारी से, किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी ना किसी फॉरेन एजेंट से घिरे हुए रहते हैं। फिर भी हमारी बॉडी जो है उसके अंदर क्या नहीं होती है? डिजीज नहीं होती है। ईच एंड एवरी टाइम हमारी बॉडी क्या नहीं होती है? डिजीज से अफेक्टेड नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? या फिर मैं कहूँ कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतनी आसानी से हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के कारण से। तो आपने सुना होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको बोलते हैं हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आपने भी कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा सुना होगा रोग प्रतिरोधक ठीक है, क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोला जाता है, ठीक है। अब बच्चों, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ ना कुछ बैरियर ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? उस कॉजल ऑर्गेनिज्म को, हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करने देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ इम्यूनिटी के केस में, जैसे कि इम्यूनिटी केस में अगर बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों इम्यूनिटी? दो प्रकार की होगी। एक तो होती है बच्चों इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। एक कौन सी होगी? इन्नेट इम्यूनिटी होगी, इन्नेट इम्यूनिटी होती है। और दूसरी होती है बच्चों, एक दूसरी कौन सी होती है? एक होती है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, समझे? एक होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया? ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमको जन्मजात मिली हो, मतलब कि जन्म से मिलने वाली इम्यूनिटी क्या कहलाती है? आपकी इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक है। ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमको बाय बर्थ के दौरान मिल रही है, बर्थ के टाइम से मिल रही हो, उसको बोलते हैं हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरा, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है बच्चों, वो सभी के लिए होती है, मतलब कि नॉन स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है बच्चों? ये नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होती है। अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे को कोई भी बीमारी इफेक्ट करती है, तो उस बीमारी से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है वो है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये इम्यूनिटी हमको कहाँ से मिलती है? हमारे पेरेंट्स से मिलती है। दूसरी चीज, इस इम्यूनिटी के अंदर आपके सामने 4 बैरियर आते हैं। कितने टाइप के बैरियर्स आते हैं? 4 तरीके के बैरियर आते हैं। वो बैरियर पहले पढ़ा देता हूँ मैं आपको। 4 टाइप्स ऑफ बैरियर जो होंगे, 4 बैरियर्स जो होंगे, 4 बैरियर, 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, 4 टाइप्स ऑफ बैरियर वर्क करते हैं इसके अंदर। 4 प्रकार के बैरियर वर्क करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, इसके केस में सबसे पहला बैरियर जो है, अगर इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो देखो, सबसे बाहर, हमारी बॉडी के सबसे बाहर क्या है? आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब हो गया फिजिकल बैरियर। पहला बैरियर आता है आपका फिजिकल बैरियर। फर्स्ट बैरियर इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जो होता है बच्चों, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है सर? एक होता है आपका फिजिकल बैरियर, एक हो गया बच्चों आपका स्किन। मतलब कि जो आपकी स्किन होती है बच्चों, ये आपकी सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है। कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन आपकी बॉडी पर अगर एंटर करेगा तो सबसे पहले कहां पर जाकर अटैच होगा? वो स्किन पर। हमारी स्किन जो होती है बच्चों, ये जो होती है आपकी बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो सबसे बड़ा बैरियर कौन सा हो जाएगा? आपका स्किन हो जाएगा। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, ये कुछ ट्रैक्ट है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है? एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? म्यूकस बोलते हैं। ये म्यूकस क्या करता है बच्चों? किसी भी पैथोजन को, अगर हमारी बॉडी के अंदर जब पहले, सबसे पहली बार हमारी बॉडी से कौन
इंटरेक्ट करेगा, कोई पैथोजन कोई बैक्टीरिया जब एंटर करेगा तो सबसे पहले स्किन पर आएगा। अगर स्किन से बचकर भी वो निकल गया, कहाँ से निकल गया, जैसे कि हमारे नोज से, नेजल इंटेस्टाइन से निकल गया, ठीक है, नेजल के थ्रू निकल गया और नेजल से, या फिर मैं आपसे बात करता हूँ इसके अंदर अगर माउथ की जरिए निकल गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकल गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, म्यूकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको म्यूकस बोलते हैं। ये म्यूकस क्या करता है, उस बैक्टीरिया को अपने साथ चिपका लेता है और चिपकाने के बाद इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो उसको क्या कर देने का काम करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ म्यूकस, किसकी मदद से बच्चों, म्यूकस की मदद से। म्यूकस जो है एक प्रकार का क्या पदार्थ है आपका, चिपचिपा सा पदार्थ है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है एक तो जीआईटी के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी के अंदर, दूसरा रेस्पिरेटरी, दूसरा कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, दूसरा तीसरा कहाँ पर है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। यहां पर आपका क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, म्यूकस प्रेजेंट होता है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा आता है बच्चों आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। दूसरा क्या आएगा आपका, दूसरा आएगा आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है, यदि मान लीजिए जो बैक्टीरिया आया या जो पैथोजन आया, वो पैथोजन आपका स्किन से बच गया, वो पैथोजन आपका म्यूकस से बच गया। अब वो पैथोजन कहाँ पे आएगा बच्चों, डायरेक्टली आपकी मान लीजिए आंखों में आता है, तो आपकी जो आईज होती है ना बच्चों, इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक स्पेशल टाइप का एंजाइम जिसको बोलते हैं हम लोग लाइसोजाइम, ठीक है। दूसरा आपकी सलाइवा के अंदर भी क्या होता है, सेम टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है लाइसोजाइम। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर कौन कौन आता है बच्चों, इसके अंदर आएगा आपका सलाइवा, सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए, इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, लाइसोजाइम। वहीं अगर बात करते हैं तो स्टमक, जो स्टमक होता है इसका पीएच कैसा होता है, इसका एसिडिक पीएच होता है। पीएच कैसा होगा इसका, एसिडिक पीएच होता है। तो ये किसके अंदर आते हैं, आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आएंगे, ठीक है। तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा आता है आपका सेल्यूलर बैरियर। तीसरा कौन सा आएगा बच्चों, आपका सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर का मतलब क्या हो गया, सेल्यूलर बैरियर का मतलब हो गया जिसके अंदर सेल क्या करती है, अगर वो पहले से ही बच गया, पहले बैरियर से दूसरे बैरियर से बच गया, तो तीसरा बैरियर क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो जो सेल्यूलर बैरियर्स होते हैं ना, सेल्यूलर बैरियर्स के अंदर आते हैं आपके कौन से, सेल्यूलर बैरियर के अंदर आते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। कौन से सेल्स आएंगे बच्चों, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इन ब्लड, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड को लेकर, तो ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, आपके न्यूट्रोफिल्स। क्या प्रेजेंट है बच्चों, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के अंदर कौन आता है बच्चों, पीएमएनएल। पीएमएनएल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। फिर दूसरा आता है इसके अंदर आपका मोनोसाइट्स। कौन सा आएगा बच्चों, मोनोसाइट्स आएंगे, ठीक है। तो आगे आपके न्यूट्रोफिल्स आ गए, मोनोसाइट्स हो गए। इसी के साथ अगर बात करते हैं टिश्यू में, टिश्यू की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो टिश्यू में कौन आएगा आपका, टिश्यू के अंदर आते हैं आपके मैक्रोफाज सेल्स। कौन से सेल आएंगे बच्चों, आपके मैक्रोफाज, मैक्रोफाज आएगा। कौन सा आएगा बच्चों, मैक्रोफाज, ठीक है। जो ये दोनों तीनों सेल्स हैं, ये तीनों सेल्स का काम क्या होता है, ये एक्ट करते हैं एज अ फैगोसाइट, मतलब कि किसी दूसरी सेल को खाने का काम करते हैं। किसको खाने का काम करेंगे, किसी दूसरी सेल को खाने का काम करता है, राइट। देखो, ठीक है। इसी के साथ अगर इसमें बात करते हैं तो ब्लड में एक और टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है आपका नेचुरल किलर सेल। इन ब्लड के अंदर एक और टाइप का सेल होता है जिसका नाम है बच्चों क्या, नेचुरल किलर सेल। जो नेचुरल किलर सेल होता है बच्चों, एक प्रकार का क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, लिम्फोसाइट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया, आपको ये चीज समझ में आ गई, आपको ये चीज समझ में आ गई कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर सलाइवा, टीयर्स, लाइसोजाइम, स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच। फिर बात करते हैं सेलुलर बैरियर के अंदर आता है आपका कौन कौन आता है, सेलुलर बैरियर के अंदर आता है न्यूट्रोफिल्स, जो कि क्या है बच्चों, एक प्रकार की ग्रेन्युलोसाइट्स हैं।
मोनोसाइट्स के एक प्रकार के एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इसके अंदर आता है पीएमएनएल, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर इनके अंदर आएंगे बच्चों आपके टिश्यूज में कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो मैक्रोफाज प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों कैसे वर्क करते हैं, ये तीनों की तीनों आपका फेगोसाइट की तरह वर्क करेंगे। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है आपका नेचुरल किलर सेल, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। क्या होगा बच्चों, एक प्रकार का लिम्फोसाइट होगा। लास्ट और फोर्थ इसके अंदर जो बैरियर आता है, लास्ट और फोर्थ बैरियर जो आएगा इसके अंदर, वो आते हैं आपके साइटोकाइंस। क्या आते हैं बच्चों, वो साइटोकाइंस, साइटोकाइंस आते हैं। साइटोकाइंस के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों क्या, इंटरफेरोन। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इंटरफेरोन। अब इंटरफेरोन होता क्या है, तो इस चीज को समझो। इंटरफेरोन जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी सेल्स के ऊपर वायरस ने अटैक किया, तो ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है, टिश्यू से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, टिश्यू से मिलकर बना होता है। इस टिश्यू का कोई पर्टिकुलर रीजन है, वो उस वायरस से क्या हो गया, वायरस से अफेक्ट हो गया, वायरस से क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। जैसे ये वायरस इफेक्ट होगा, वैसे क्या करेगा, ये सर्टेन केमिकल्स को रिलीज करने का काम करता है। कुछ केमिकल्स होंगे जिन केमिकल्स को रिलीज करेगा। जस्ट जैसे इसने केमिकल्स रिलीज करे, वैसे ये केमिकल्स क्या करते हैं, इसके पास वाले जो टिश्यूज हैं उनको भेज दिए जाते हैं। इसके पास में जो टिश्यूज है ना, उसको क्या कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। इसके पास में जो केमिकल्स रिलीज हुए हैं वो भेज दिए जाएंगे, और ये जो केमिकल्स रिलीज हुए हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरफेरोन। क्या बोलेंगे इनको, इंटरफेरोन बोलते हैं। जैसे ही ये इंटरफेरोन किसी दूसरे को भेजे जाएंगे, किसी दूसरे टिश्यू को भेजे जाएंगे, वैसे उस टिश्यू को पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास वाला या फिर मेरा दोस्त जो है किसी वायरस से क्या हो गया है, अफेक्ट हो गया है। तो अब जैसे वो वायरस उस दूसरे टिश्यू को अफेक्ट करेगा, तो वो टिश्यू क्या करेगा, उस वायरस के अगेंस्ट ऑलरेडी चीजें बना चुका होगा, जिसकी वजह से वो उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड द इंटरफेरोन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेरोन कहा जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, तो दिस इज कॉल्ड द इंटरफेरोन। क्लियर बच्चों, चलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं अब एक बार। एनसीईआरटी क्या कह रही है, ठीक है, एनसीईआरटी क्या कहती है, देखिएगा एनसीईआरटी को देखो। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ, हर दिन हम जो है एक्सपोज होते हैं लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। किससे, काफी सारे इन्फेक्शियस एजेंट से। However, only a few of these exposure result in disease. जिसके however कुछ ही जो है हमको क्या कर पाते हैं, अफेक्ट कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो एबल होती है टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट। किससे, ज्यादातर जितने भी एजेंट होते हैं ना उससे। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, जो ये ओवरऑल एबिलिटी होती है होस्ट की किससे, डिजीज से फाइट करने की, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, कन्फर्ट बाय द इम्यून सिस्टम, जो कि कन्फर्ट होता है किसके द्वारा, इम्यून सिस्टम के द्वारा। दिस इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। क्या कहलाता है ये, इम्यूनिटी कहलाता है। इम्यूनिटी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बच्चों आपकी इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी होगी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी क्या होगी बच्चों, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, अब जैसी बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात करें, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ इन्नेट इम्यूनिटी की, तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी जो होगी बच्चों नॉन स्पेसिफिक होती है। कैसी होगी, नॉन स्पेसिफिक होती है। दैट इज प्रेजेंट टाइम ऑफ द बर्थ। कहां से प्रेजेंट है बच्चों, बर्थ के टाइम से प्रेजेंट है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। ये जो है हमको प्रोवाइड करती है अलग अलग टाइप के बैरियर्स। जैसे कि बात करें ऑफ द टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। इन्नेट के अंदर आता है आपका फिजिकल बैरियर। सबसे पहला बैरियर कौन सा आ रहा है आपका, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर आता है जो स्किन जो है हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन है, वो स्किन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन बैरियर है जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, किसको प्रिवेंट करेगा बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करेगा। वहीं अगर बात करते हैं तो म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ, जो म्यूकस की जो कोटिंग है किसके ऊपर, जो म्यूकस की कोटिंग है ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग इन आवर बॉडी। ठीक है, फिर आता है उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा जो आपके स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट है, जो आपके सलाइवा है माउथ के अंदर, जो आपके टीयर्स है उसके अंदर प्रेजेंट है कौन से एंजाइम्स, लाइसोजाइम्स, जो कि प्रिवेंट करते हैं किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ को। ठीक है, फिर आता है बच्चों आपका सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंदर आते हैं सर्टेन टाइप के ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, जिसमें आते हैं WBC ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट हो गया, PMNL। ठीक है, जो कि एक प्रकार की क्या है बच्चों, न्यूट्रोफिल्स हैं, और यही न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं आपके, ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। राइट, इसी के साथ अगर बात करते हैं आपसे तो साइटोकाइन आता है, मोनोसाइट्स एंड कुछ मोनोसाइट्स आएंगे, एंड द नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन द बॉडी एज वेल एज मैक्रोफाज। इसमें कुछ मैक्रोफाज भी आएगा,
इन टिश्यू कैन फेगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। जो क्या करता है बच्चों, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर का मतलब क्या होता है, जो वायरस होता है इन्फेक्टेड होता है सेल के द्वारा, जो वायरस इन्फेक्ट होगा सेल से, सीक्रेट करेगा प्रोटीन्स कॉल्ड द इंटरफेरोन्स। क्या कहलाते हैं वो, इंटरफेरोन। प्रोटीन्स बोल सकते हैं, प्रोटीन होते हैं बच्चों वो, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, जो कि प्रोटेक्ट करेगा किसको, नॉन इन्फेक्टेड सेल को, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, जो कि किसको प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों, नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, ताकि जो है उसको दूसरा कोई वायरस क्या नहीं कर सके, इन्फेक्ट नहीं कर सके। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्या आपको जो है इन्नेट इम्यूनिटी बिल्कुल समझ में आ गई? अब दूसरा आता है बच्चों आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी आएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट, दिस इज कॉल्ड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। अगला हेडिंग डालिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता क्या है, इस चीज को आप समझो। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो हमने क्या करी है, बाहर से ली है, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर बच्चों दो तरीके के रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, दो टाइप के रेस्पॉन्स देखने को मिलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। पहला रेस्पॉन्स होता है आपका प्राइमरी रेस्पॉन्स। पहला रेस्पॉन्स क्या होगा आपका, दो टाइप के रेस्पॉन्स होते हैं, टू टाइप ऑफ रेस्पॉन्स, टू टाइप ऑफ रेस्पॉन्स होगा इसके अंदर। पहला जो रेस्पॉन्स आएगा बच्चों, पहला रेस्पॉन्स कौन सा आएगा आपका, प्राइमरी रेस्पॉन्स। पहला रेस्पॉन्स कैसा आएगा आपका, प्राइमरी रेस्पॉन्स आएगा। अब प्राइमरी रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स, प्राइमरी रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इस चीज को समझो। जैसे कि बात करते हैं, मान लीजिए कोई वायरस से क्या हुआ, आपकी बॉडी को अफेक्ट किया, वायरस ने अटैक किया आपकी बॉडी के ऊपर। अब शुरुआती दौर में आपकी बॉडी जो होगी उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, उस वायरस से फाइट तो करेगी, लेकिन उतना अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्या नहीं है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए वहां पर क्या होगा, स्लो अटैक होगा। जैसे जैसे आप क्या करोगे, बाहर से क्या बोलते हैं, दवाई वगैरह लेके और उस वायरस को किल कर दोगे, लेकिन उस टाइम तक क्या होगा, आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना चुकी है, मतलब कि मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन कर चुकी है। जैसे ही दोबारा उस वायरस का हमारी बॉडी के ऊपर अटैक होता है, वैसे ही हमारी बॉडी क्या करती है, उस वायरस के अगेंस्ट ऑलरेडी जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी है हमारी बॉडी के अंदर बनी हुई, उस वायरस को किल करने का काम करती है। तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी रेस्पॉन्स। जो पहला रेस्पॉन्स आता है वो बहुत ज्यादा स्लो आता है, और जबकि जो दूसरा रेस्पॉन्स आता है वो एमनेस्टिक होने की वजह से, एमनेस्टिक का मतलब हो गया कि ऐसा रेस्पॉन्स जो कि भुलाया नहीं जाता है, मतलब कि ऐसा मतलब उसके अगेंस्ट, उस वायरस के अफेक्ट या उस वायरस के अगेंस्ट क्या बना दिया गया है, उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वायरस जब भी हमको दोबारा से अफेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उस वायरस को फास्ट रेस्पॉन्स के चलते मार दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है, जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है। वो कैसा होगा बच्चों, आपका स्लो रेस्पॉन्स होता है। जबकि जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा, जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा बच्चों, वो कैसा होगा आपका, यहां पर आता है एक सेकेंडरी रेस्पॉन्स। सेकेंडरी रेस्पॉन्स, जैसे ही आपका दूसरा अटैक होता है, दूसरे अटैक होते ही, दूसरा अटैक होते ही क्या होगा बच्चों, दूसरा अटैक होते ही यहां पर ये कैसा रेस्पॉन्स करेगा, आपका फास्ट रेस्पॉन्स करता है। कैसा रेस्पॉन्स करेगा बच्चों, आपका फास्ट रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। दिस इज कॉल्ड द आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पहले आप चीज समझ लो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, शुरुआत में आपको बता देता हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड, सबसे पहली चीज पे कैसी होती है बच्चों, स्पेसिफिक होती है। आपकी जो इननेट इम्यूनिटी है वो कैसी है, आपको नॉन स्पेसिफिक है, जबकि कैसी है बच्चों, आपकी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, क्यों स्पेसिफिक क्यों होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी पैथोजन के अगेंस्ट ही काम करेगी, किसी मतलब पहले से, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपकी इननेट इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी जो है बच्चों वो सबके लिए काम कर रही है, वो सबके लिए काम कर रही है, लेकिन पर्टिकुलर किसी पैथोजन के लिए काम करेगी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होगी आपकी कैसी होगी, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। ये किसके ऊपर बेस्ड होती है बच्चों, मेमोरी के ऊपर बेस्ड होगी, राइट। किसके ऊपर बेस्ड होगी बच्चों, ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती है। इसका मतलब ये हो गया, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमारी बॉडी के अंदर पहली बार किसी पैथोजन का एनकाउंटर होगा तो इट प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स। तब जो रेस्पॉन्स आएगा वो कहलाएगा आपका प्राइमरी रेस्पॉन्स। क्या कहलाएगा वो, आपका प्राइमरी रेस्पॉन्स कहलाएगा, विच इज लो इंटेंसिटी। जिसकी इंटेंसिटी कैसी होगी बच्चों, बहुत ही कम इंटेंसिटी होगी। सब्सिक्वेंटली एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, यदि उसी पैथोजन का एनकाउंटर दोबारा से होता है, सब्सिक्वेंटली जो एनकाउंटर होगा सेम पैथोजन का वो हाईली इंटेंसिफाइड होगा,
सेकेंडरी और एमनेस्टिक रेस्पॉन्स होगा। एमनेस्टिक का मतलब रेस्पॉन्स का मतलब हो गया, एमनेस्टिक रेस्पॉन्स का मतलब होता है ऐसा रेस्पॉन्स जो कि भुलाया नहीं जाता है। दिस ascribed टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव, ये बताता है कि हमारी बॉडी जो होती है उस पहली बार हुए पैथोजन के एनकाउंटर के अगेंस्ट क्या बना चुकी है, एंटीबॉडी बना चुकी है, मेमोरी तैयार कर चुकी है, जिसकी वजह से यदि सेकेंड टाइम वो सेम पैथोजन हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको उसी तरीके से फास्ट तरीके से उसको मारने की पूरा कोशिश करेगा। ठीक है, पहले का एनकाउंटर में मार देगा। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पढ़ते हैं हम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, इस चीज को समझो। देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चों आपकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को चलाने के लिए लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, दो प्रकार के लिम्फोसाइट जो है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से, एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक तरफ लिख देता हूं मैं, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और दूसरा होगा आपका टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के बारे में सुनो। देखिए, दोनों लिम्फोसाइट का बच्चों फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। कहां पे होगा बच्चों, बोन मैरो में होता है। तो ये जो बी लिम्फोसाइट है फॉर्म्ड इन बोन मैरो, और ये भी सेम चीज है कि ये भी फॉर्म होगा फॉर्म्ड इन बोन मैरो, फॉर्म होगा किसके अंदर, बोन मैरो में। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई, बी लिम्फोसाइट आपका फॉर्म हो रहा है बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट भी फॉर्म हो रहा है बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट बच्चों आपका मेच्योर होगा बोन मैरो के अंदर, लेकिन टी लिम्फोसाइट बच्चों बोन मैरो मेच्योर नहीं होगा, ये मेच्योर होगा एंड डिफरेंशिएटेड होगा किसके अंदर, इन थाइमस। किसके अंदर होगा बच्चों, थाइमस के अंदर। थाइमस का प्रेजेंट होता है बच्चों, तो थाइमस प्रेजेंट होता है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका थाइमस। उस जगह पर आपका टी लिम्फोसाइट क्या होता है, मेच्योर होता है। अब टी लिम्फोसाइट कितने प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट आपका 4 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा सर, एक होगा आपका टी हेल्पर सेल। कौन सी होगी बच्चों, एक तो टी हेल्पर सेल होगा। ठीक है, दूसरा होगा टी किलर या टी साइटोटॉक्सिक। तीसरा होगा टी मेमोरी, और होगा फोर्थ होगा आपका टी सप्रेसर। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट मैंने बताया, पहली चीज तो बोन मैरो में फॉर्म होता है, मैच्योर होता है, डिफरेंशिएट होता है थाइमस के अंदर। टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल या फिर टी साइटोटॉक्सिक सेल, फिर टी मेमोरी सेल एंड टी सप्रेसर सेल। तो ये कौन से हो गए आपके, टी मेमोरी एंड टी सप्रेसर सेल। अगर मैं आपसे बात करता हूं बी आपका कौन सा, बी लिम्फोसाइट की, तो बी लिम्फोसाइट जो होता है आपका दो जगह पे, एक दो तरीके से फॉर्म होता है। कौन कौन से, एक तो होता है बच्चों ये फॉर्म्ड इन प्लाज्मा। कहां पे फॉर्म होगा बच्चों, ये प्लाज्मा के अंदर, फॉर्म्ड इन प्लाज्मा। और दूसरा अगर बात करते हैं तो ये क्या बनाता है, मेमोरी बी सेल बनाएगा, मेमोरी बी सेल बनाएगा। अब जैसे कि मान लो, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर किया, जैसे आपकी बॉडी में कौन एंटर किया बच्चों, कोई भी पैथोजन एंटर किया, पैथोजन जैसे एंटर करेगा वैसे क्या होगा बच्चों, आपकी जो टी हेल्पर सेल है बच्चों, क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। टी हेल्पर सेल जैसे ही एक्टिवेट होंगे, वैसे ही होता क्या है, ये जो टी हेल्पर सेल है सबसे पहले एक्टिवेट करता है किसको, टी किलर सेल को। किसको एक्टिवेट करेगा बच्चों, टी किलर सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है। जो टी हेल्पर सेल है ये किसको एक्टिवेट करने का काम करता है, टी किलर सेल को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, उस पैथोजन को किल कर दिया जाता है। वही अगर बात करते हैं बी लिम्फोसाइट, तो जो बी लिम्फोसाइट है बच्चों, इस बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने का काम भी कौन करता है, आपका टी हेल्पर सेल ही करती है। कौन सी सेल करेंगी, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर क्या करती है बच्चों, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने का काम करती है। जैसे ही बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा,
आपकी बॉडी के अंदर किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा? फॉर्मेशन इन प्लाज्मा, किसका फाउंड इन ये किसका फॉर्म होता है बच्चों? प्लाज्मा के अंदर। तो ये फॉर्मेशन करता है किसका? एंटीबॉडी का। किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो आपकी टी हेल्पर सेल होती हैं वो आपकी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी करवाती हैं, वो आपके टी कलर सेल्स जो होती है उसको एक्टिवेट करवाने का भी काम करती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए अगर मैं आपसे बात करता हूं जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, ये दोनों जगह काम करेंगे। किस किस में? एक तो आपके बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बी लिम्फोसाइट जो होता है वो हमेशा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, टी लिम्फोसाइट कभी भी आपका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करता है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर एड्स का जो HIV वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर अफेक्ट करेगा तो वो हमेशा किसको सबसे पहले किल करता है? आपकी टी हेल्पर सेल को किल करता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो आपकी इम्यूनिटी को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका टी हेल्पर सेल। जैसे ही वो आपकी टी हेल्पर सेल को खत्म करता है वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ना तो टी किलर सेल एक्टिवेट हो पाते हैं, ना ही आपका बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता। इसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो धीरे धीरे करते करते आपका क्या हो जाएगा? वीक होना शुरू हो जाएगा, और आपकी बॉडी जो होगी, आपकी जो बॉडी होती है बच्चों, वो एक टाइम के बाद इम्यूनिटी फ्री हो जाएगी। तो ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर एक पॉइंट डाल के लिख देता हूं कि टी हेल्पर सेल एक्टिवेट B and T killer cells, and इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इट also help in formation of एंटीबॉडी। इसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं इसके अगले पॉइंट पर, तो जो आपका जो टी हेल्पर सेल है, तो एड्स, दैट मींस HIV किल्स टी हेल्पर सेल फर्स्टली। ठीक है, अब टी सप्रेसर सेल का मतलब क्या है बच्चों? टी सप्रेसर सेल का मतलब क्या है? टी सप्रेसर सेल का मतलब ये हो गया, मेमोरी सेल तो आपको समझ में आ गया कि जो मेमोरी बना लेती है। टी सप्रेसर सेल का मतलब ये हो गया, ये जो है सप्रेस करके रखती है किसको? टी हेल्पर सेल को, एंटी किलर सेल को। यदि आपकी बॉडी के अंदर टी सप्रेसर सेल्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा? ये आपकी ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट जितने भी कोजल ऑर्गेनिज्म है, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, या फिर मैं ये कहूँ आसान भाषा में कि आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जितनी भी सेल्स हैं उन सबको खाने लगेगा, उन सबको किल करने लगेगा। ठीक है, तो ये टी सप्रेसर सेल क्या करते हैं? इसको नॉर्मली डीएक्टिवेट करके रखते हैं, ताकि या फिर नॉर्मली इसको बस तरीके से कम इसका जो है जो क्या बोल सकते हैं इसका, सॉरी अब ये मान के चलिए डीएक्टिवेट करके रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ बी लिम्फोसाइट को बच्चों में बोलते हैं, एंड टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो टी लिम्फोसाइट को बोलते हैं हम लोग क्या? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे इसको? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट को बोला जाता है आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिखवा देता हूं। अब ये देखिए कि जो आपका बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट को बोला जाता है एंटीबॉडी इम्यूनेटेड, एंटीबॉडी हाँ, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये जो एंटीबॉडी का जो सिक्रेशन होता है कहां पर होता है? आपके ब्लड में होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। दूसरा अगर बात करें तो टी लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट, इस टी लिम्फोसाइट को जो है ये बोला जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोला जाएगा इसको? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाएगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि यह करती है सेल को एक्टिवेट करवाने का काम करती है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं जो आपकी जो कैंसर सेल होती है, कौन सी सेल बच्चों? जो आपकी कैंसर सेल होती हैं, उसमें कभी भी आपका बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट ही नहीं होता है। उसमें हमेशा, या फिर किसी भी चीज का, जैसे कि अगर बात करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर जो आपकी लिम्फोसाइट हेल्प करते हैं, कौन से करते हैं? टी लिम्फोसाइट, या फिर मैं आपसे बात करूं टी लिम्फोसाइट जो कैंसर के अंदर, या फिर बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर, ऑर्गन को रखना है, ऑर्गन को क्या बोलना है कि रिजेक्ट करना है, तो वो उसमें हेल्प करेगा आपका कौन सा?
टी लिम्फोसाइट। कौन सा हेल्प करता है बच्चों? टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है बच्चों, ये हेल्प करता है किसके अंदर? एक तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में, और दूसरा ये हेल्प करेगा किसके अंदर? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के साथ ये दूसरा हेल्प करता है किसके अंदर बच्चों? कैंसर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किसके बारे में? एंटीबॉडी के बारे में। अगला आता है आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी होती क्या है? एंटीबॉडी जो आपको कौन एक्टिवेट करवाता है, कौन फॉर्मेशन करता है बच्चों? बी लिम्फोसाइट किसका फॉर्मेशन करता है? आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होती है वो किसकी बनी होती है? ये जो है इसके अंदर 4 चेन होती है। ठीक है, 2 लाइट चेन होंगी और 2 ही हैवी चेन होती है। 2 तो इसके अंदर क्या होती है? लाइट चेन होती है, 2 लाइट चेन होंगी और 2 ही क्या होंगी इसके अंदर? हैवी चेन होती है। ठीक है, ये दोनों चेन्स जो होती है बच्चों किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड की बनी होंगी। पॉलीपेप्टाइड का मतलब हो गया, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हो गया बच्चों? पॉलीपेप्टाइड का मतलब हो गया आपकी अमीनो एसिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड की बनती है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एंटीबॉडी जो होता है वो किसका बना होता है बच्चों? आपकी प्रोटीन का बना होता है। कौन से प्रोटीन का? तो ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन। जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसका बनता है। ठीक है, 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन होने की वजह से इसका दूसरा नाम क्या है? H2L2। क्या बोलते हैं इसको? H2L2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? H2L2। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो प्रोटीन होता है बच्चे कौन सा होता है? गामा प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? गामा, गामा प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन होगा बच्चों आपका? गामा। इसलिए इसको बोला जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं इसको? इसका दूसरा नाम जो है इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्यों? क्योंकि ये किसका बना हुआ है? गामा प्रोटीन का बना हुआ है, इसलिए इसको आईजी से भी क्या किया जाता है बच्चों? रिप्रेजेंट किया जाता है। एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? ए और बी के साथ। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों ए बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी के अंदर मैंने आपको बताया कि कितनी चेन होती है? 2 तो लाइट चेन होंगी, ये भी चेन हो गई, ये लाइट चेन हो गई। ठीक है, ऐसे इधर बना देता हूँ। ये क्या हो गई बच्चों? आपकी लाइट हैवी चेन हो गई। और यहाँ पर ये चेन जो बना रहा हूँ, ये आपकी कौन सी चेन हो गई? लाइट चेन हो गई, राइट। तो हम जैसे ही बात करते हैं, जो आपका प्रोटीन होता है इसमें एक तरफ तो होता है एन टर्मिनल, एक तरफ होगा सी टर्मिनल, एक तरफ होगा एन टर्मिनल, एक होगा सी टर्मिनल, एक होगा एन टर्मिनल, एक होगा आपका सी टर्मिनल, एक होगा एन टर्मिनल, एक होगा आपका सी टर्मिनल। दूसरा, ये जो चेन होंगी आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है बच्चों? डाई सल्फाइड बॉन्ड से क्या होती है? आपस में जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होंगी? डाई सल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके अंदर कुछ पार्ट, जो होता है, ये कुछ पार्ट जो होता है इसके अंदर, ये क्या होता है बच्चों? आपका कांस्टेंट होता है। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये एज इट इज क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा हर किसी के अंदर। हर किसी के अंदर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट कहलाता है आपका, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज, ये पार्ट कहलाता है आपका कांस्टेंट पार्ट। मतलब कि इसके अंदर किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये पार्ट जो होता है बच्चों आपका कांस्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है बच्चों, ये कैसा होगा? आपका वेरिएबल पार्ट होगा। यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट होता है ये होता है आपका वेरिएबल पार्ट। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का पूरा पार्ट क्या होगा? आपका कांस्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, अब वेरिएबल एंड कांस्टेंट पार्ट का मतलब समझो। वेरिएबल एंड कांस्टेंट पार्ट का मतलब क्या समझो? कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आएगा। अब एंटीजन क्यों बोल रहा हूं इस चीज को भी समझो। कोई भी बैक्टीरिया या कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आता है तो पूरी तरीके से आपका पैथोजन जो होगा, जो पैथोजन जो आया है वो पूरा का पूरा क्या नहीं करता है? किसी बॉडी को अफेक्ट नहीं करता है। उसके अंदर कुछ पार्ट होगा, वही क्या करेगा बच्चों? उस पार्ट की वजह से ही क्या करता है? इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका पैथोजन है उसका कुछ पार्ट ही क्या करता है?
डिजीज कोज करने में हेल्प करता है। ठीक है, सारा का सारा जो आपका पैथोजन है वो हेल्प नहीं करेगा, इसलिए क्या बोला गया, एंटीजन बोला गया। अब यहाँ पर जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर करेगा, वैसे ही क्या होगा, इस जैसा, मतलब कि जहां पर जो आपका वेरिएबल पार्ट होता है ना, ये हर पैथोजन के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि इस तरीके कोई पैथोजन आएगा, इस तरीके कोई पैथोजन आएगा बच्चों, ये पैथोजन जो होगा, इस तरीके का पैथोजन इस तरीके की जो एंटीबॉडी होगी उसका उसके साथ फिटअप होगा। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था ना, एंजाइम के अंदर क्या होता है, एंजाइम के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है, एंजाइम उसके जैसा शेप बना लेता है, वैसे ही यहाँ पर होता है, जैसा एंटीजन आएगा ना, वैसे ही क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल पार्ट का क्या होगा, शेप होगा। ठीक है, वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा बच्चों, फिट हो जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों, फिट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंटीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको एंटीजन। और जो एंटीजन होता है ना बच्चों, इसी के कारण किसका फॉर्मेशन होता है, इसी के कारण फॉर्मेशन होता है बच्चों एंटीबॉडी का। इट फॉर्म्स एंटीबॉडी। क्या फॉर्म कराता है बच्चों, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? आप एक बार देखो एनसीईआरटी देखो ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा? देखो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है, जहां पर एंटीजन बाइंड करेगा, ये लाइट चेन हो गई, ठीक है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, और ये हेवी चेन हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये वाली चेन जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, हैवी चेन हो जाएगी, और ये वाली जो चेन होगी ये क्या हो जाएगी आपकी, लाइट चेन हो जाएगी, लाइट चेन। ठीक है, और यहां से लेकर ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा आपका, एंटीजन बाइंडिंग साइट। जहां पर आकर कौन बाइंड अप करेगा, आपका एंटीजन आकर बाइंड अप करेगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब देखो द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आएगा, आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ये किसके द्वारा किया जाएगा, दो प्रकार के जो लिम्फोसाइट होंगे प्रेजेंट ऑन द ब्लड, जो कि प्रेजेंट होंगे कहां पर, हमारे ब्लड के अंदर। एक होगा आपका बी लिम्फोसाइट और एक होगा आपका टी लिम्फोसाइट। एक हो गया आपका बी लिम्फोसाइट, एक हो गया आपका टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं बच्चों, हमेशा क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की आर्मी, किसकी आर्मी, प्रोटीन की आर्मी। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है आपका, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, आर्मी ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों, वो एंटीबॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एंटीबॉडी। ठीक है, इसको रिलीज करता है इन आर ब्लड टू फाइट विद देम। दीज प्रोटीन आर कॉल्ड, ये प्रोटीन क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके एंटीबॉडी कहलाते हैं। दे प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडी। द टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, जो टी सेल्स होती हैं, देमसेल्व्स डू नॉट सिक्रेट। जो टी सेल्स होती हैं वो कभी भी एंटीबॉडी का सिक्रेशन नहीं करती हैं, बट लेकिन ये क्या करेंगी, बी सेल्स को एंटीबॉडी सिक्रेट करवाने में हेल्प करेंगी। हर एक एंटीबॉडी जो होती है बच्चों, हर एक एंटीबॉडी जो होगी उसमें 4 पेप्टाइड चेन्स होंगी, 2 लाइट चेन होंगी, 2 आपकी क्या होंगी, हैवी चेन होंगी। लाइट चेन हमेशा छोटी होंगी और हैवी चेन हमेशा कैसी होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है, अब देखो, अब एंटीबॉडी की अगर बात करते हैं बच्चों, तो एंटीबॉडी जो होती है, कुछ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी मैं आपको लिखवा देता हूं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन आएगा, इसके अंदर आता है बच्चों IgG, IgA, एक सेकेंड, IgM, ठीक है, IgD और IgE। ठीक है, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। अगर मैं आपसे बात करता हूं IgG के बारे में, IgG होती क्या है? IgG जो होती है ऐसी एंटीबॉडी होती है जो हमको कहां से मिलती है बच्चों, बचपन से मिलती है, जन्म से मिलती है। तो बाय बर्थ के टाइम पर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, IgG एक ऐसी इम्यूनिटी है जो कि आपके कहां से एंटर करेगी बच्चों, प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है वहां से एंटर करने का काम करती है। तो एंटर फ्रॉम प्लेसेंटा से क्या करती है बच्चों, ये एंटर करती है। कहां पर एंटर करेगी, जो आपका जन्मजात जो शिशु होता है ना उसके अंदर एंटर करती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है IgG के केस में, IgG जो होती है बच्चों आपकी मदर से फीटस, क्योंकि ये कहां से मिल रही है बच्चों, फीटस को मदर से फीटस मिल रही है। मदर से कहां मिल रही है बच्चों,
फीटस मिल रही है, तो मदर से फीटस फीटस, ठीक है। या फिर मैं इसको एंटर फ्रॉम प्लेसेंटा या फिर ये कहें क्रॉस फ्रॉम प्लेसेंटा कर सकते हैं, ज्यादा बेटर वो रहेगा। ये क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, ठीक है, क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को क्या कर देंगे बच्चों, ये क्रॉस कर देगी और कहाँ चली जाएंगी, फीटस के अंदर चली जाएंगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग IgG, ठीक है। दूसरा IgA, IgA दूसरा क्या हो जाएगा आपका IgA। IgA जो होती है आपके कहाँ प्रेजेंट होती है, सलाइवा में प्रेजेंट होगी, आपके टीयर्स में प्रेजेंट होती है। इसी के साथ जो मदर का जो कोलेस्ट्रम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ताकि जब जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाए, जैसे ही क्या हो जाए बच्चों को बर्थ हो जाए, बर्थ के टाइम पर कोलेस्ट्रम की मदद से जो मिलने वाली एंटीबॉडी है वो है आपकी IgA। कौन सी बॉडी है बच्चों, IgA। तो सलाइवा के अंदर, सलाइवा के अंदर कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम के अंदर जब मदर का मतलब कि जो मिल्क फीडिंग होती है, मिल्क फीडिंग, मिल्क फीडिंग के टाइम पर मदर से फीटस में जो एंटीबॉडी एंटर करती है कौन सी होती है आपकी IgA। और लास्ट में आती है आपकी IgE। IgE सबसे कम होती है, जो कि आपको एलर्जी, एलर्जी होने पर, इससे होने पर, एलर्जी होने पर, एलर्जी होने पर जो आपको हेल्प करती है कौन सी होती है, जब एक्टिवेट होती है वो होती है आपकी IgE, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगला जो आता है बच्चों आपका वो है आपका कौन सा, इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है आपका, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होगा आपका कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। एक तो होता है बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी, कौन सी होगी, एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा होगा आपका पैसिव इम्यूनिटी। एक होगा आपका एक्टिव इम्यूनिटी, एक होगा आपका पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी को पहले समझ लेते हैं। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है बच्चों आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। एक होगी आपकी नेचुरल और दूसरा होगा आपका आर्टिफिशियल। दोनों में बहुत अच्छे से अंतर समझना बच्चों, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा। देखिएगा, पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जिसको जिसको बनाना नहीं पड़ रहा है बॉडी को, ठीक है। ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमारी बॉडी के अंदर से प्री फॉर्म्ड इम्यूनिटी देखने को मिल रही है, मतलब कि पहले से ही प्री फॉर्म्ड, प्री फॉर्म्ड इम्यूनिटी क्या कहलाती है आपकी, पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। कौन सी इम्यूनिटी, प्री फॉर्म्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी बच्चों आपकी, पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है, प्री फॉर्म्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब जो प्री फॉर्म्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि बात करें आपका नेचुरल इम्यूनिटी और एक आपका होगा कौन सा, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। एक हो गया आपका नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरा हो गया आपका आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि ऐसी इम्यूनिटी, जैसे कि बात करते हैं हम लोग IgG, IgA, ये हमको कहां से मिल रही है, हमको मदर से मिल रही है, ठीक है। तो मदर से मिलने वाली जो इम्यूनिटी है, मदर से मिलने वाली, मदर से फीटस में, मदर से फीटस में जाने वाली इम्यूनिटी क्या कहलाती है आपकी, नेचुरल इम्यूनिटी कहलाती है। मतलब कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमको फॉर्म नहीं करनी पड़ रही है वो क्या कहलाती है आपकी नेचुरल इम्यूनिटी। दूसरा आता है आपका आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे ही किसी को सांप ने बाइट किया, बाइट करने पर, किस पर, बाइट करने पर उसको क्या दिया जाता है, एंटीवेनम दिया जाता है। तो एंटीवेनम जो दिया जा रहा है वो क्या, एक प्रकार का आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, मतलब कि पहले से ही उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, जिसके कारण से सांप के दिए गए, जो सांप ने वेनम दिया है उसके अगेंस्ट वो काम कर सके। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंटीवेनम, एंटीवेनम, ठीक है, ड्यूरिंग स्नेक बाइट, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहलाती है। समझ आ रहा है, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं इसके अंदर और क्या देख सकते हैं, जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है इसके अंदर एंटीवेनम होने के साथ साथ और कौन कौन सा है, तो एंटी सीरम, एंटी सीरम के अंदर कौन सा आएगा, जो आपका टिटेनस आता है, टिटेनस, वो किसके अंदर आता है बच्चों, आपके आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर आएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो इसमें आएगा एंटी डिप्थीरिया सीरम आएगा। कौन सा आएगा, एंटी सीरम आएगा, लेकिन एंटी सीरम आएगा पर किसके लिए आएगा, डिप्थीरिया के लिए आएगा,
किसके लिए आएगा बच्चों? डिप्थीरिया के लिए आएगा। तो ये आता है आपका आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर देखने को मिलता है। राइट, क्लियर यहाँ तक? अगला आता है बच्चों आपका आपका अगला कौन सा है? एक तो एक्टिव इम्यूनिटी, अब दूसरा आता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है उस चीज को भी आप समझो। एक्टिव इम्यूनिटी, अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी की अगर बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है। एक होती है बच्चों आपकी नेचुरल, एक होगा आपका नेचुरल, और दूसरा होगा आपका, दूसरा क्या होगा आपका? आर्टिफिशियल। एक होगा आपका नेचुरल और दूसरा क्या होगा आपका? आर्टिफिशियल होगा। ठीक है, नेचुरल का मतलब हो गया जो सिकनेस के बाद, जो आप बीमार पड़ जाओगे उसके बाद जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी जनरेट करेगी आफ्टर सिकनेस, जो आपकी बॉडी जनरेट करेगी उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सी? नेचुरल, जिसके अंदर आता है बच्चों नेचुरल। और आर्टिफिशियल के अंदर क्या आता है? जिसके अंदर आप क्या करोगे आर्टिफिशियल के अंदर, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर पोलियो आया, ठीक है, तो आपने पोलियो को ऑलरेडी वीकेंड फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनाइजेशन, बाय द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी डाल दिया, जिसके वजह से क्या होगा बच्चों? जिसकी वजह से आपकी बॉडी शुरुआती दौर में तो उसको अफेक्ट करने का काम करेगी, लेकिन फिर बॉडी को क्या लगेगा कि हाँ भाई मेरा ही कोई पर्सन आया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या नहीं करेगी, उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही पोलियो के अगेंस्ट, जैसे ही पोलियो आएगा बाहर से, जैसे क्या आएगा? पोलियो आएगा, पोलियो का जैसे ही वायरस आपकी बॉडी के अंदर आया, तो पोलियो वायरस आते ही पोलियो के अगेंस्ट बॉडी ने क्या बना रखा है? ऑलरेडी एंटीबॉडी बना रखी है। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के दौरान, वैक्सीनाइजेशन, अब जैसे कि बात करते हैं वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन, अब जैसे कि बात करें, जैसे कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस में क्या हुआ कि वैक्सीनाइजेशन किया गया। क्यों किया गया? कि जो कोरोना का जो वायरस है उसका वीकेंड फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। हमारी बॉडी के अंदर जब जैसे ही वो इंसर्ट हुआ तो हमको कुछ दिन बुखार भी आया, कुछ दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। लेकिन अब क्या हुआ है? हमारी बॉडी ने कोरोना वायरस के अगेंस्ट क्या बना दिया? एंटीबॉडी बना दी है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस एंटर करेगा, वैसे ही हमारी बॉडी को पता चलेगा कि वो कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आया, मतलब कोरोना वायरस जो है उसका वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, जिसकी वजह से तब कोरोना वायरस को किल कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये चीज आपको समझ में आ गई एक्टिव, आर्टिफिशियल और एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। चलो पढ़ो, पढ़ते हैं बच्चों, समझते हैं कि करके सारी चीजें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हैंस एंड एंटीबॉडीज रिप्रेजेंट एज L2 L2, है ना? हमने देखा कि एंटीबॉडी को बच्चों क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? L2 और H2 और L2 रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? H2 L2 रिप्रेजेंट किया, ठीक है, H2 और L2 रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होती हैं। जैसे बात करें IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि IgA हो गया, IgM हो गया, IgE हो गया और IgG हो गया, आर द सम ऑफ देम, कुछ इनमें से एक है। अब कार्टून, जो एक कार्टून देखो एनसीईआरटी क्या कर रही है, कार्टून दिया गया है ऑफ एंटीबॉडी का इज गिवन इन फिगर 7.4 बिकॉज दीज एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी जो होती है फाउंड इन ब्लड, कहाँ पाई जाती है? ब्लड के अंदर पाई जाती है। हमने देखा था ना, बी लिम्फोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने पर फॉर्मेशन जो होता है बी लिम्फोसाइट का दो तरीके से होता है, एक तो होता है फॉर्म्ड इन ब्लड, एक दूसरा होगा मेमोरी सेल्स। जो फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड का वो किसकी फॉर्म में हो रहा है? एंटीबॉडी की फॉर्म में। दीज रेस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमरल, ह्यूमरल का मतलब होता है आपका ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। ह्यूमरल का मतलब होता है बच्चों ब्लड के अंदर जो रेस्पॉन्स किया जा रहा है उसको बोल रहे हैं ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ आर एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स। हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स देखने मिलते हैं। सबसे पहला आता है, उसके अंदर से एक है एंटीबॉडी मीडिएटेड। कौन सा होता है बच्चों? एंटीबॉडी मीडिएटेड। द सेकेंड टाइप जो है वो क्या है आपका? सेल मीडिएटेड। जो एक्वायर्ड वाला होगा वो क्या होगा आपका? एक्वायर्ड वाला होगा आपका एक्वायर्ड इम्यूनो रेस्पॉन्स कहलाएगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड कहलाएगा। और वहीं अगर बात करते हैं तो सेकंड टाइप वाला होगा वो क्या होगा आपका? सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स होगा। द टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड, जो कि क्या होता है बच्चों आपका? टी लिम्फोसाइट। तो ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं बताता हूं आपको। बी लिम्फोसाइट से, जो बी लिम्फोसाइट है, जो बी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट के अंदर होता क्या है कि बी लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है, किससे? बी लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसकी मदद से क्या होगा
कि बी लिम्फोसाइट के एंटीबॉडी फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि क्या है आपका एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स है, जो आपने एक्वायर किया है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं सेकेंड टाइप का जो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स है, कौन सा? सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो कहां से फॉर्म हो रहा है बच्चों? आपके टी लिम्फोसाइट से फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। द टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड वो क्या हो गया आपका? सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स हो गया। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन, जैसे जब कुछ ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट हो गया, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन, जब इनमें से कोई भी ऑर्गन फंक्शन को मतलब फंक्शन करने में फेल हो जाता है, द ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी। तो क्या होगी उसमें? ट्रांसप्लांटेशन एक ओनली रेमेडी होगी टू इनेबल द पेशेंट टू लाइव अ नॉर्मल लाइफ, ताकि उस पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में लाया जा सके, ठीक है। देन अ सर्च बिगिंस टू फाइंड अ सुटेबल डोनर। व्हाई इट इज दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट बाय एंटीबॉडी? व्हाट इज दैट? ठीक है, तो ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स एन एनिमल, इसमें किया जाता है ग्राफ्ट लगाया जाता है किसी एनिमल का, अनदर प्राइमेट का या फिर एनी ह्यूमन बीइंग का, कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। ग्राफ्ट को जो है रिजेक्ट कर दिया, जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक स्टडी की गई थी या फिर डॉक्टर्स ने किया था कि किसी के अंदर किसी दूसरे एनिमल का क्या लगा दिया था? हार्ट लगा दिया था। उसने काम तो किया लेकिन विद इन 24 से 48 आवर्स के अंदर उसकी डेथ हो गई, ठीक है। दिस टिश्यू मैचिंग ब्लड ग्रुप, टिश्यू क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं, आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टेकन इम्यूनोसप्रेसेंट, है ना, ऑल हिज या हर लाइफ। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ, नॉन सेल्फ एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इसमें कौन रिस्पांसिबल होता है? जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस सीएमआई जो होगा, टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो ग्राफ्ट को रिजेक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं बच्चों। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, ठीक है, जब भी होस्ट जो होगा वो एक्सपोज होगा किसके साथ? एंटीजन के साथ। जब भी होस्ट क्या होगा बच्चों? एक्सपोज होगा एंटीजन के साथ, विच मे बी इन फॉर्म ऑफ, वो किसकी फॉर्म में होगा? इन फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब, ठीक है, किसकी फॉर्म में होगा? लिविंग और डेड माइक्रोब्स, अदर और प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। समझिएगा क्या कह रहा है, देखो, when a host is exposed to an antigen, जब होस्ट क्या करेगा? एंटीजन के साथ एक्सपोज होगा, which may be, वो किसकी भी फॉर्म में हो सकता है, वो लिविंग हो सकता है, वो डेड हो सकता है, वो अदर प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं बच्चों? प्रोड्यूस होती हैं इन द होस्ट बॉडी। क्या होती है बच्चों? जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई भी होस्ट क्या करता है? एक्सपोज होता है किसके साथ? मतलब एंटीजन के साथ, तो हमारी जो बॉडी होती है फॉर्म, वो किसकी फॉर्म में होगा बच्चों? लिविंग की फॉर्म में होगा। जो होस्ट की बॉडी के अंदर जो एंटीजन आ रहा है वो किसकी फॉर्म में होगा? लिविंग फॉर्म में होगा, डेड माइक्रोब की फॉर्म में होगा, अदर प्रोटीन की फॉर्म में होगा। तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो होगी क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी। इस टाइप की इम्यूनिटी कहलाती है बच्चों? एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो। एक्टिव इम्यूनिटी कैसी होगी बच्चों? आपकी स्लो होती है। कैसी होती है? स्लो होती है एंड टेक्स टाइम टू गिव इन फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स, और क्या लेती है? अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स करने के लिए वो प्रॉपर टाइम लेती है, ठीक है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन, कुछ जो माइक्रोब्स हैं उसकी डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन अ रेडीमेड एंटीबॉडी, जब रेडीमेड एंटीबॉडी को, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, इट इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई आपको? मैं फिर से बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। देखो क्या बोल रहा है ये, कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई भी होस्ट आएगा, वो होस्ट आने पर, वो होस्ट किसी फॉर्म में हो सकता है, मतलब कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो होस्ट की बॉडी है, उस होस्ट की बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आया, उस होस्ट की बॉडी के अंदर कौन आया? एंटीजन आया। जैसे ही होस्ट की बॉडी में कौन आया? एंटीजन आएगा। वो एंटीजन किसी फॉर्म में हो सकता है, वो डेड हो सकता है, वो लिविंग हो सकता है, वो प्रोटीन की फॉर्म में हो सकता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है बच्चों स्लो होती है, धीरे धीरे वो अपना रेस्पॉन्स क्या करती है? बहुत ज्यादा इफेक्टिव करती चली जाती है, ठीक है। इसी के अलावा मैं आपसे बात करता हूं, जब रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी जो होती है वो अगेंस्ट काम करती है फॉरेन एजेंट, इट इज कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहलाता है बच्चों? ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक है। अब बोला गया है कि नो, क्या आप जानते हैं वाई मदर मिल्क इज कंसिडर्ड फॉर एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट? क्यों जो है मदर मिल्क को, नए बॉर्न बेबी को बोला जाता है कि इसी को पियो? द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम, जो येलोइश फ्लूइड है कोलेस्ट्रम
सिक्रेट किया जाता है मदर के द्वारा, द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम जो कि सिक्रेट किया जाता है मदर के द्वारा ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज अबंडेंट, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, IgA पाया जाता है, ताकि उस इन्फेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज, जो फीटस होता है वो कुछ एंटीबॉडीज को रिसीव करता है, किसको, IgG को रिसीव करेगा। द फीटस आल्सो, जो फीटस होगा वो आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर, उसकी मदर से, थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। किसकी एग्जांपल है बच्चों, पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किसके बारे में, वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो प्रिंसिपल है किसका, इम्यूनाइजेशन का और वैक्सीनाइजेशन का, इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, मेमोरी की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, ऑफ द इम्यून सिस्टम, इसके इम्यून सिस्टम के। इन वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, जो प्रिपरेशन किया जाता है ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, जो प्रिपरेशन किया गया है एंटीजेनिक प्रोटीन का ऑफ पैथोजन और इनएक्टिव वीकेंड पैथोजन। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि वैक्सीनेशन के दौरान, जो वैक्सीनेशन होता है उसके दौरान क्या किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, किसका, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, किसका, एंटीजेनिक प्रोटीन जो होता है पैथोजन का, और एक्टिवेटेड, कौन सा, इनएक्टिवेटेड वीकेंड, कौन सा वीकेंड बच्चों, इनएक्टिवेटेड या फिर कमजोर फॉर्म जो होती है पैथोजन की। वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस, उसको क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी, जो एंटीबॉडी होगा वो प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। मेरी बात समझ आई, मैंने क्या बोला, देखो समझो इस चीज को। जो वैक्सीनाइजेशन होता है, वैक्सीनाइजेशन के दौरान क्या किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कोरोना के वायरस के टाइम पर हुआ ये कि आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन के दौरान क्या किया जाता है, या तो उसकी इनएक्टिव फॉर्म या उसकी वीकेंड फॉर्म, उस वायरस की ही वीकेंड फॉर्म, मतलब कि ये मान के चलो आपकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस को डाला जा रहा है, लेकिन वो जो कोरोना वायरस डाला जा रहा है वो कोरोना वायरस किस फॉर्म में डाला जा रहा है बच्चों, इनएक्टिव फॉर्म में, वीकेंड फॉर्म में डाला जा रहा है। किस फॉर्म में डाला जा रहा है बच्चों, वीकेंड फॉर्म में डाला जा रहा है। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये एंटीबॉडी जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज, वो क्या कर दिया जाएगा, धीरे धीरे न्यूट्रलाइज किया जाएगा द पैथोजेनिक अगेंस्ट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। जो एक्चुअल इन्फेक्शन आएगा ना, अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस को डाला गया, अब वो क्या करेगा, आपकी बॉडी के साथ बाइंड अप करेगा, मतलब कि उसके साथ न्यूट्रलाइजेशन करेगा। जैसे ही वाकई में जो कोरोना वायरस आएगा, वैसे आपकी बॉडी क्या करेगी, पहले वाले आपके वैक्सीन करने की वजह से जो कोरोना वायरस डाला गया है, किस फॉर्म में, वीकेंड फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी थी वो था उसका प्राइम रेस्पॉन्स। यहां से कनेक्ट करना बच्चों, प्राइम रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स, प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स का मतलब हो गया कि आपका स्लो रेस्पॉन्स। अब आपका जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है ना, वो डायरेक्टली कोरोना वायरस से नहीं करवाया जा रहा है, वो इनडायरेक्टली करवाया जा रहा है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो प्राइमरी रेस्पॉन्स आना होगा वो उसी टाइम पे आ जाएगा, ताकि आपकी बॉडी क्या बना दे, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन कर दे। फिर जैसे ही सेकेंडरी रेस्पॉन्स आएगा, जैसे क्या होगा बच्चों, जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स आएगा उस कोरोना का, अब आपकी बॉडी क्या बना चुकी है, प्राइमरी रेस्पॉन्स आने की वजह से ऑलरेडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर चुकी है, तो उसके कारण से क्या होगा, सेकेंडरी रेस्पॉन्स आते ही उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है वो उस कोरोना वायरस को किल कर देगी। यही इस पैराग्राफ की कहानी है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। द वैक्सीन आल्सो जनरेट, जो वैक्सीन होगा वो जनरेट करता है मेमोरी ऑफ बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelming the invaders with the massive production of antibodies. If a person is infected, यदि जो person है वो क्या हो जाए with क्या बोला गया है यहाँ पर, हाँ, if a person is infected, यदि वो person infected हो जाए with some deadly microbes, किसके साथ, कुछ deadly microbes के साथ, to which quick response, जो कि क्या दे रहा है आपका, क्विक रेस्पॉन्स देगा, है ना, इज रिक्वायर्ड, इज अ टीटनस, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके अंदर, टीटनस के अंदर। वी नीड टू डायरेक्ट इंजेक्ट द परफॉर्म एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन। देखो मैंने आपको सारी चीजें एक ही बार में समझा चुकी है, ये इन सब पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और एंटीटॉक्सिन प्रिपेयर इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, स्नेक बाइट किया जाता है। देखो अब कुछ जो होता है आर्टिफिशियल जो होंगी वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होंगी, किस टाइम के लिए होगी, कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है। द इंजेक्शन लगाया जाता है, द स्नेक बाइट, इवन इन केस जो स्नेक बाइट है ना, the injection which is given to patient contain performed, ठीक है, preformed
प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम, ठीक है, किसके अंदर, एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनाइजेशन। इस टाइप का जो इम्यूनाइजेशन कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब हो गया जिसमें आप क्या कर रहे हो, कुछ टाइम पीरियड के लिए बाहर से आप पैसिवली इम्यूनिटी दे रहे हो, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी has allowed the production of antigenic polypeptide। जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी है बच्चों, वो अलाउ करती है द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन, ठीक है, इन द बैक्टीरिया और द यीस्ट। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल, जो वैक्सीन जो होता है प्रोड्यूस करता है यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बड़े स्केल पर क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया जाता है। हैज ग्रेटर एबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। एग्जांपल हेपेटाइटिस बी, है ना, बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किससे बच्चों, ईस्ट से। ये एलर्जी, एलर्जी क्या होती है, अब एलर्जी का मतलब क्या होता है, एलर्जी का मतलब समझो, एलर्जी का सिंपल मीन ये कह सकते हो कि जैसे आप कभी भी किसी भी ट्रैफिक में जाते हो तो ट्रैफिक के धुएं की वजह से जो आपको छींके वगैरह आने लगती है, तो वो क्या कहलाती है बच्चों, एलर्जी कहलाती है। व्हेन यू हैव गॉन टू न्यू प्लेस, जब भी आप नए प्लेस पे जाते हो, एंड सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग, और आप वहां पर क्या करना शुरू कर देंगे, स्नीजिंग करना शुरू कर देंगे, एंड विजिंग फॉर नो एक्सप्लेन रीजन, बिना किसी रीजन के, एंड व्हेन यू वेंट अवे, और जब आप दूर जाओगे तो सिम्टम्स जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। दिस Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particle in the environment, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनसे हम सेंसिटिव होते हैं। द above mentioned reaction could be because of allergy। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको एलर्जी होती है किससे, पोलन से, माइट से, etc, which are different in different places, जो कि अलग अलग होते हैं अलग अलग जगह पर। द एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स, जो एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स आ रहा है इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, उसको बोलते हैं हम लोग एलर्जी। क्या बोलेंगे इसको, एलर्जी। द सब्सटेंसेस टू विच सच इम्यून रेस्पॉन्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड एलर्जन। क्या बोला जाता है इसको, एलर्जन बोला जाता है। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस, इस टाइम पे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, कौन सी होती है आपकी, आईजीई प्रोड्यूस होगी। कौन सी होगी बच्चों, आईजीई का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होगा, आईजीई का प्रोडक्शन होगा। कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जन आर इन dust, pollen, animals, dendrites, etc. Symptoms of allergic reaction including sneezing, water, मतलब कि जब आपको सिम्टम्स आएंगे एलर्जेंस के द्वारा, वो आएंगे, स्नीजिंग, छींके आएंगी बहुत ज्यादा, है ना, आंखों में से पानी आएगा, रनिंग, नाक बहेगी, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये आपके सिम्टम्स है। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन। एलर्जी जो होती है वो किस कारण से भी होती है, क्योंकि इस टाइम पर क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज होगा फ्रॉम द मास्ट सेल। किससे, मास्ट सेल से हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज होता है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू और इंजेक्ट विद द वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन, ठीक है। इसमें जो होता है स्मॉल डोज को इंजेक्ट किया जाता है पॉसिबल एलर्जेंस के अंदर। दे आर रिएक्शन स्टडी, द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, इसके अंदर जो है बच्चों यूज किया जाता है किसका, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ठीक है। समहाउ मॉडर्न डेज लाइफस्टाइल हैज रिजल्टेड लॉवरिंग ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। अभी की बात करते हैं तो अभी कुछ टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में इम्यूनिटी क्या हो चुकी है, लो हो चुकी है, एंड द मोर सेंसिटिव ऑफ एलर्जन। More and more children in metro cities in India suffer the allergy and asthma due to the sensitivity of the environment. This could be the because of protected environment provided earlier in life, ठीक है। लास्ट आता है बच्चों आपका ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ऐसी इम्यूनिटी जो कि आपकी मेमोरी पे बेस होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। मेमोरी पे बेस होने वाली इम्यूनिटी क्या कहलाएगा, आपका ऑटो इम्यूनिटी कहलाएगा। ऑटो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्वड इन हायर वर्टिब्रेट्स, किसके अंदर एक्वायर्ड होती है बच्चों, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर, based on the ability to differentiate foreign organisms, example pathogen, from cells. While we still do not understand the best of these, two corollaries है ना of this ability have to be understood. One, higher vertebrates, जो higher vertebrates होते हैं, can distinguish foreign molecule as well as foreign organism. Most of the experimental immunology deals with that aspect. Two, sometimes due to the genetic and other unknown reason, the body attacks cells. These रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी इज कॉल्ड द ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है उसको मैं समझाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है, एक बार इसको अंडरलाइन करो। यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है कि मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो इवॉल्व होती है किसके अंदर, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर। बेस्ड ऑन उनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है टू डिफरेंशिएटेड फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल, खुद की सेल्फ सेल से, मतलब कि हमारी जो बॉडी होगी ना बच्चों, उसमें क्या होगा, उसके पास एबिलिटी होगी कि वो फॉरेन पार्टिकल्स, जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, और हमारी जो सेल्स होगी उसके अंदर डिफरेंशिएटेड कर पाना।
while we still do not understand, यदि तब भी नहीं समझ पा रहा है, the basis of these, ठीक है, two corollaries, इसके अंदर दो प्रकार हो सकते हैं। जैसे देखिए टू एबिलिटी, दिस एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टैंड वन हायर वर्टिब्रेट, जो एक हायर वर्टिब्रेट्स होंगे कैन डिस्टिंग्विश, जो कि कर पा रहे हैं किसके अंदर डिस्टिंग्विश, फॉरेन मॉलिक्यूल एंड एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अंदर। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इम्यूनोलॉजिकल डील्स विद दिस एस्पेक्ट, ज्यादातर जितने भी होते हैं सब इसी एस्पेक्ट से डील करते हैं। सेकंड जो है ड्यू टू द जेनेटिक, जो कि जेनेटिक है एंड अदर अननोन रीजंस है, द बॉडी अटैक सेल्फ, जो बॉडी होती है खुद ही के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। दिस रिजल्ट इज डैमेज द बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है क्या होने लग जाती है, डैमेज होने लग जाती है, कॉल्ड द ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस व्हिच अफेक्ट मेनी पीपल्स इन आवर सोसाइटीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, सेल्फ की सेल्स को खाना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहा वो इंपॉर्टेंट ये था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे आज की क्लास में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे आज की क्लास में वो क्या क्या है, वो है आपके एक तो सबसे पहली चीज इसके अंदर हमने पढ़ा इम्यूनिटी के बारे में, जो इम्यूनिटी हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हो गया, साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो और क्या है, तीसरा इसके अंदर आता है बच्चों यहाँ पर, और आपका वैक्सीनाइजेशन, ये सारी चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अगर बात करते हैं बच्चों इसके अंदर तो आपको जो है एक्सेल जो प्रोवाइड करवा रहा है वो एक तो नीट का एनोटेटेड पीडीएफ, चैप्टर वाइज सीआरई, लेक्चर वाइज असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट एंड पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है या कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको उसकी दोबारा से जो है जानकारी दे सकें, दोबारा से उस टॉपिक को समझा सके। बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एकेडमी एक्सेल के साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक।